हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिनोमिना जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये लाइट के वेव नेचर पे डिपेंड करती है दोस्तों। तो इससे पहले कि हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डिस्कस करें, हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है बेटा? ये वेव्स से रिलेटेड है पहली बात तो। वैसे आपने +1 क्लास में भी इसको पढ़ा है सुपरपोजिशन में, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के नाम से, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है बच्चों कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स हैं जो किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ध्यान से सुनना बच्चों, कि अगर हमारे पास a large number of waves हैं which are traveling in a medium और वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर जाती हैं, एक दूसरे में से इंटरफेयर कर जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, सुपर इम्पोज कर जाती हैं एक दूसरे से। तो उस टाइम पे किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हमारी नई वेव बनेगी, उन सभी वेव्स के सुपर इम्पोज होने से उस नई वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो जो मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा नई वेव का, वो किसके इक्वल होगा? वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स। कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि सपोज मेरे पास नंबर ऑफ वेव्स हैं। एक वेव है जिसकी डिस्प्लेसमेंट को मैं y1 से रिप्रेजेंट करता हूं, एक वेव की डिस्प्लेसमेंट को y2 से रिप्रेजेंट करता हूं, एक वेव की डिस्प्लेसमेंट को y3 से अप टू सो ऑन, जो मेरी nth वेव है उसकी डिस्प्लेसमेंट को मैं yn से रिप्रेजेंट करता हूं। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है किसी भी वेव की? आपने +1 में पढ़ा है ना वेव्स वाले चैप्टर में कि किसी भी वेव की इक्वेशन जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, y = a sin ω t। कुछ इस तरह से हम किसी भी वेव को लिख सकते हैं, जहां पे ये y किसको रिप्रेजेंट करता है? उस वेव की डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। कि अगर मैं ग्राफ बनाता हूं बच्चों, x एक्सिस पे टाइम लेता हूं और y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लेता हूं y, तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनता है और ये एक वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से अलग अलग वेव्स हैं, उनकी इक्वेशंस हैं, उसकी इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। ए यहाँ एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, और जो ये टर्म है पूरी एंगल ω t जो मैंने यहाँ लिखा है, इट रिप्रेजेंट द फेस ऑफ द वेव। ये हमने बच्चों +1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो किसी भी वेव मतलब नंबर ऑफ वेव्स हैं बच्चों और उनकी डिस्प्लेसमेंट्स y1 y2 y3 अप टू सो ऑन yn है। और जब ये नंबर ऑफ वेव्स आपस में बच्चों सुपर इम्पोज करेंगी तो जो नई वेव बनेगी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगी, इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट्स y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस अप टू सो ऑन yn। तो ये है आपका बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी इंटरफेरेंस की फिनोमेना। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि अगर नंबर ऑफ वेव्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करती हैं तो उनके सुपर इम्पोज करने से जो नई वेव बनेगी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स एट दैट टाइम। उस पर्टिकुलर टाइम पे उन सभी वेव्स की डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर दो वेक्टर सम के अकॉर्डिंग, तो हमें जो नई वेव बनेगी उसकी डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब जैसे आपको एक दो एग्जांपल इसके देता हूं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझने के लिए एक दो एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपको कंसेप्ट। तो दोस्तों आपको पता है कोई भी वेव है, जैसे मैंने एक ये वेव ली सिनुसोइडल वेव, यहां पे x एक्सिस पे मैंने लिया है टाइम और y एक्सिस पे ली है मैंने इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वेव है, सपोज ये बनाई मैंने वेव, ठीक है। अब आपको पता है वेव का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट और नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं ट्रफ। तो एक वेव ये है जिसकी डिस्प्लेसमेंट को मैंने y1 से रिप्रेजेंट किया और टाइम के साथ वो इस तरह से वेरी कर रही है, और इस वेव को मैंने किसी दूसरी वेव से सुपर इम्पोज करवाया, और सपोज मैंने इनको जब सुपर इम्पोज करवाया तो इस तरह से सुपर इम्पोज कराया कि सेम फेस में है। कहने का मतलब हो गया दोस्तों, सेम फेस का मतलब क्या हो गया कि जब ये दोनों को एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगी तो क्रस्ट ऑफ दिस वेव विल फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ दिस वेव। कि अगर मैं इन दोनों वेव्स को ऐड करता हूं तो क्या होगा, इस वेव का जो क्रस्ट है वो इस वेव के क्रस्ट पे गिरेगा, इस वेव का ट्रफ इस वेव के ट्रफ पे गिरेगा। तो ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और इनके ऐड होने से यहां आप देख सकते हो क्योंकि सेम फेस में है
क्रस्ट, यहाँ पे भी इसका हमें क्रस्ट मिल रहा है और यहाँ भी क्रस्ट मिल रहा है, यहाँ पे ट्रफ मिल रहा है, यहाँ पे ट्रफ मिल रहा है। तो इनकी जो डिस्प्लेसमेंट्स है दोनों की इस टाइम पे क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो जो नई वेव हमें मिलेगी बच्चों, रिजल्टेंट वेव जो हमें मिलेगी वो कुछ इस तरह की होगी, मतलब उसमें जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगी y, इट विल बी y1 प्लस y2। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है सुपरपोजिशन का। मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट्स ऐड हो गई क्योंकि सेम फेज में थे। ऐसे ही आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं आउट ऑफ फेज का। अब अगर कुछ ऐसा हमें मिलता, देखो ये तो सेम फेज का एग्जांपल था, एक मैं आपको आउट ऑफ फेज का एग्जांपल दिखाता हूं। देखो बेटा, जैसे सपोज एक वेव मेरे पास ये है, ठीक है, एक वेव मेरे पास ये है और एक वेव मेरे पास ये है। अब अगर आप इन दोनों वेव्स को बच्चों ध्यान से देखो और अगर मैं इनको ऐड करता हूं, ठीक है, इन दोनों वेव्स को क्या करता हूं, ऐड, तो जो नई वेव मुझे मिलेगी उसका जो मैग्नीट्यूड होने वाला है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। क्यों होने वाली है, मतलब एक दूसरे में से माइनस हो जाएंगे। अगर इनके एम्पलीट्यूड सेम है तो नेट जो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगी वो 0 मिलेगी इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव होगी वो कुछ इस तरह की होगी बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो क्रस्ट है इस वेव का वो किस पे फॉल कर रहा है, ट्रफ ऑफ द अनदर वेव, और इस वेव का जो क्रस्ट है वो फॉल कर रहा है इस वेव के ट्रफ पे। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्लियर हो रहा है बच्चों कि अगर दो वेव्स यहाँ पे अब सुपर इम्पोज करेंगी तो इस वेव का क्रस्ट इस वेव के ट्रफ पे गिर रहा है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे में से माइनस होंगे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो मुझे यहाँ मिलेगी इट विल बी y1 माइनस y2, और अगर इनकी डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं है तो इसका मैग्नीट्यूड जो है कम हो जाएगा पहले से। अब यहाँ हमने इक्वल मानना है तो ये नेट वेव, रिजल्टेंट वेव जो मुझे मिलेगी वो कुछ इस तरह की होगी। तो क्लियर है, आई थिंक सबको समझ में आ गया कि अगर क्रस्ट पे ट्रफ गिरता है तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करती हैं। यहाँ ट्रफ पे क्रस्ट गिर रहा है, यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर रही हैं। तो ये होता है एक सिंपल सा फंडा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, कि जब दो वेव्स एक दूसरे पे बच्चों सुपर इम्पोज करती हैं तो अगर क्रस्ट पे क्रस्ट गिरा तो एक दूसरे के इफेक्ट को वो बढ़ा रही हैं, और अगर क्रस्ट पे ट्रफ गिरा तो एक दूसरे को वो कैंसिल कर रही हैं, खत्म करना चाह रही हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अब इससे आगे चलते हैं बच्चों इंटरफेरेंस पे, जो हमारा टॉपिक है कि इंटरफेरेंस क्या है। तो लाइट हमें पता है, लाइट इज अ वेव, वेव नेचर हम डिस्कस कर रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, और इसमें हम मान के चल रहे हैं कि लाइट जो है इट एक्ट एज अ वेव, कि लाइट को हम एज ए वेव ट्रीट कर रहे हैं इस फिनोमिना में। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं इंटरफेरेंस की। तो बच्चों इंटरफेरेंस एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फिनोमिना है, और इंटरफेरेंस क्या बोलती है कि इट इज द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। कहने का मतलब है कि लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाना जब दो लाइट वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और फेस डिफरेंस कांस्टेंट है या जीरो है, वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करती हैं। इसको एक्सपेरिमेंटली जो है किसने डिस्कवर किया था, यंग ने, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बहुत ही फेमस, जिसे बोला जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अब मैं आपको यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करूंगा, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं, डेफिनेशन, ठीक है ना, इंटरफेरेंस की। तो जैसा मैंने कहा इंटरफेरेंस में क्या है, दो लाइट वेव्स हैं जिनका फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज डिफरेंस जीरो है या कांस्टेंट है,
वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रही हैं, ठीक है ना। तो उससे एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है जब वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रही हैं। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं इंटरफेरेंस। और इसको पहली बार ऑब्जर्व किया था यंग ने। कब किया था? इन 1801। तो यंग ने जो सेटअप लिया था इसको एक्सप्लेन करने के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यंग ने सिंपली क्या किया, इंटरफेरेंस के लिए उन्होंने सबसे पहले इस तरह से एक ये स्लिट यूज की, ठीक है। तो यंग ने सबसे पहले एक स्लिट ये यूज की, मतलब एक कार्डबोर्ड, उस कार्डबोर्ड में अगर मैं एक ये स्लिट ले लेता हूं, स्लिट ली मैंने, ये स्लिट एस। अब स्लिट क्या होती है बच्चों? स्लिट बेसिकली क्या है? एक होल है एक तरह का, जिसमें जब मैं लाइट पास करवाऊंगा तो लाइट वहीं से इल्यूमिनेट होगी। जैसे कि आपने वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में वेव फ्रंट आपको पढ़ाया था। तो वहां आपको मैंने बताया था कि वेव फ्रंट 3 तरह के होते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और आपका प्लेन वेव फ्रंट। तो वहां मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट चाहिए, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लीनियर सोर्स लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लीनियर सोर्स लेना पड़ेगा। तो यहां पे लीनियर सोर्स मैंने कैसे बनाया? एक मैंने स्लिट ली। अब स्लिट क्या है कि मैंने सपोज एक कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड में एक लीनियर एक लाइन कट कर दी इस तरह से, जिसकी विड्थ जो है अप्रोक्सीमेटली 0.3 मिलीमीटर है। मतलब ये जो मैंने स्लिट ली है यहां, इसकी विड्थ कितनी है? 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। और इसके सामने यहां मैंने क्या रख दिया? एक लाइट का सोर्स। दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। यहां पे मैंने क्या रख दिया? एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया। और इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलेगी, ठीक है। वो लाइट कहां पे फॉल करेगी? इस स्लिट पे। और जैसे ही वो स्लिट पे फॉल करेगी दोस्तों, तो हमारी जो स्लिट है ये इल्यूमिनेट होगी। और इस स्लिट से जो वेव फ्रंट निकलेगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल, मतलब सिलेंड्रिकल होगा। किस शेप में वेव फ्रंट निकलेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेगा। ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है मेरे से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के बारे में बच्चों। जैसे ही इसमें से लाइट निकलेगी तो इसमें से एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद इस स्लिट के सामने एक डबल स्लिट यंग ने रख दी, ठीक है। इसके बिल्कुल सामने क्या रख दी? एक डबल स्लिट रख दी, जो अप्रोक्सीमेटली उन्होंने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखी थी। तो अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक डबल स्लिट का अरेंजमेंट रख दिया। देखो ये तो है हमारी सिंगल स्लिट, मतलब एक सिंगल मैंने एक स्लिट बना दी, एक कार्डबोर्ड के अंदर होल कर दिया इस तरह से लीनियर शेप में। और इसके सामने जो है एक और क्या बना दी गई? डबल स्लिट बना दी गई। डबल स्लिट इस तरह से बनाई कि एक स्लिट यहाँ पे ये S1 और एक स्लिट यहाँ पे ये S2, कि ये जो दोनों स्लिट्स हैं S1 और S2, ये स्लिट S से सेम डिस्टेंस पे थी, ठीक है। ये अभी मैं आपको यंग का एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ इंटरफेरेंस का, आगे इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम। तो यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया कि यंग ने क्या किया। एक बच्चे सिंपल एक सिंगल स्लिट यूज की, उसके बिल्कुल सामने एक डबल स्लिट लगा दी। डबल स्लिट लगाने से क्या होगा? अब देखो जो ये सिंगल स्लिट है, इससे तो ये तो एक ही सोर्स ऑफ लाइट है और इससे एक ही लाइट वेव निकलेगी, ठीक है। एक ही वेव फ्रंट निकलेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब इसके सामने डबल स्लिट रख दी। अब डबल स्लिट पे जब ये वेव फ्रंट टकराएगा, मतलब देखो स्लिट एस से बच्चों एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट चलेगा। वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जब आगे जाके स्लिट S1 और स्लिट S2 पे फॉल करेगा, तो हमने हाइगन का प्रिंसिपल पढ़ा है कि ईच पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। मतलब जैसे ही इस स्लिट S से वेव फ्रंट पहुंचेगा स्लिट S1 और स्लिट S2 पे, तो स्लिट S1 और S2 से अपने वेव फ्रंट जनरेट होंगे और वो वेव फ्रंट्स आपस में क्या करेंगे बच्चों? इंटरफेयर करेंगे। कहने का मतलब ये है S1 से अपनी वेव्स निकलेंगी, S2 से अपनी वेव्स निकलेंगी एंड दीज वेव्स विल सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करेंगी। तो यहाँ पे जो हमारे सोर्सेज हैं S1 और S2, क्योंकि ये दोनों सोर्स S से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हमारा जो वेव फ्रंट यहाँ पहुंचेगा वो साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे। हमारे वेव फ्रंट्स S1 और S2 पे एक साथ पहुंचेंगे।
तो इसका मतलब S1 और S2 से निकलने वाली जो वेव्स होंगी दे विल बी इन द सेम फेस, वो सेम फेस में होंगी या उनका फेस डिफरेंस मतलब फेस डिफरेंस उनका 0 होगा। सेम फेस में यहाँ इससे निकलने वाली वेव्स और इससे निकलने वाली वेव्स किस में होंगी, कांस्टेंट फेस डिफरेंस में होंगी। और उस टाइम पे हम इन दो सोर्सेज को बच्चों बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो आपको ध्यान रखना है कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट जिनसे निकलने वाली वेव्स के बीच का फेस डिफरेंस या तो 0 हो या कांस्टेंट हो, उन्हें बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो यहाँ पे बच्चों ये जो दो सोर्सेज हैं S1 और S2 दे विल एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि यंग ने सिंपली क्या किया था, एक स्लिट ली थी S, उसके सामने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा था। इस सोर्स ऑफ लाइट से वेव्स निकलती हैं, S पे टकराती हैं, यहां से फिर नए वेव फ्रंट निकलते हैं जो सिलेंड्रिकल है शेप में। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आगे जाते हैं, S1 S2 से टकराते हैं। तो वहां से अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल S1 अपने वेव फ्रंट जनरेट करेगा, S2 अपने वेव फ्रंट जनरेट करेगा। अब इसके वेव फ्रंट और इसके वेव फ्रंट आपस में क्या करेंगे? इंटरफेयर करेंगे। और अगर मैं इससे अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर दूर, मतलब उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन दो स्लिट्स से लगभग 2 मीटर की दूरी पे एक स्क्रीन रख दी, मतलब कोई कागज रख दिया, कोई स्क्रीन रख दी, या कोई दीवार है मान लिया 2 मीटर दूर। तो उन्होंने देखा कि जब यहाँ पे स्क्रीन पे उनको देखा गया कि जब वो आपस में, जब S1 और S2 से जो वेव फ्रंट्स थे जब वो आपस में इंटरफेयर करते करते यहाँ पहुंचे, तो देखा गया कि जो स्क्रीन का जो सेंटर था, सेंटर में तो हमें एक ब्राइट लाइट मिली। क्या मिली? सेंटर में एक ब्राइट लाइट मिली। और उसके जस्ट नजदीक मतलब हमें क्या मिला? ब्राइट लाइट। फिर उसके बाद डार्क लाइट। उसके बाद क्या मिली? मतलब डार्क लाइट का मतलब कुछ नहीं मिला, मिनिमम लाइट मिली, मिनिमम इंटेंसिटी की लाइट मिली। फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट, फिर मिनिमम इंटेंसिटी की लाइट, फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट। ऐसे ही इस तरह मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी। तो इस तरह से हमें एक पैटर्न देखने को मिला स्क्रीन पे बच्चों, कि उस पैटर्न में क्या था, सेंटर में जो लाइट थी उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, उससे नेक्स्ट जो लाइट थी उसकी इंटेंसिटी मिनिमम थी। मतलब ये जो हमें पैटर्न मिल रहे हैं इन सब की इंटेंसिटी क्या है? मिनिमम। और ये जो पैटर्न हमें मिल रहे हैं सेंटर वाला, ये वाले अल्टरनेट जो पैटर्न मिल रहे हैं, इनकी इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम। तो ऐसा हमें एक्सपेरिमेंट में हम जो है ऑब्जर्व करने को मिला यंग्स के। तो इसी फिनोमिना को बोला जाता है इंटरफेरेंस। तो आप यहाँ देख सकते हो एनर्जी क्या हो चुकी है? रीडिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। टोटल एनर्जी जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई ना, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। इस तरह से आप देख सकते हो कि जो लाइट की हमें इंटेंसिटी मिल रही है, कहीं पे वो बहुत ज्यादा मिल रही है, कहीं पे वो बहुत कम मिल रही है। और यही ब्यूटीफुल फिनोमिना क्या कहलाती है? इंटरफेरेंस कहलाती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो सिंपल था, एक स्लिट S थी, वहां से हम उसके सामने एक सोर्स ऑफ लाइट रखते थे जिससे उस स्लिट S में से फिर नई वेव निकलती थी। वो वेव पहुंचती थी S1 और S2 पे। S1 और S2 अपने आप में, S1 और S2 हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने अपने वेव फ्रंट निकलते हैं, मतलब अपनी अपनी वेव्स निकलती हैं, S1 से अपनी, S2 से अपनी। अब S1 और S2 की जो वेव्स हैं वो आपस में इंटरफेयर करती हैं, जिससे सामने स्क्रीन पे हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है, कहीं पे मैक्सिमम लाइट, कहीं पे मिनिमम लाइट। और इस पैटर्न को बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, और इस फिनोमेना को बोला जाता है इंटरफेरेंस। इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और वेव फ्रंट्स की फॉर्म में मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगा। ये तो मैंने सिंपल एक अरेंजमेंट आपको बताई कि यंग ने जो अरेंजमेंट यूज की थी वो मैंने आपको बताई। अब मैं थोड़ा सा आपको इसे एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ करके दिखाऊंगा, तो ध्यान दें सभी। तो अब मैं आपको वेव फ्रंट्स की फॉर्म में इसका एक 2D डायग्राम मतलब ड्रॉ करके दिखाऊंगा। यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट को प्लेन ऑफ पेपर पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, तो अब दोबारा से देखेंगे इसका डायग्राम। यही सेम एक्सपेरिमेंट को मैं आपको प्लेन ऑफ पेपर पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं कि सपोज ये दोस्तों हमारी थी स्लिट S, ठीक है, जो आपने देखा था डायग्राम में ऐसे स्लिट S। तो ये हमारी स्लिट S है। अब ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट में यहाँ आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम, आपने ध्यान रखना है ये कुछ इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको
कि ऐसे हमने स्लिट ली हुई है ये एस, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने डबल स्लिट ली है वो इस तरह से ली है, ये स्लिट S1 और इसके नीचे ये स्लिट S2। ऐसे आपको समझना है, मतलब इसको जब आप सामने से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा बस आपको, ये स्लिट S, ठीक है बेटा। और इससे कुछ डिस्टेंस पे मैंने क्या ले ली है, डबल स्लिट की अरेंजमेंट ले ली। ये है मेरी डबल स्लिट, ये S1 स्लिट और ये मेरी है S2 स्लिट। यहां तक समझ में आ गया सबको। और कुछ डिस्टेंस पे यहां, ठीक है ना, यहां पे ये तो स्लिट S थी, यहां पे मैंने क्या ले ली दोस्तों, एक स्क्रीन ले ली जहां पे मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने वाला है। सपोज स्क्रीन और डबल स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है, इन दो स्लिट्स के बीच की आपस की जो डिस्टेंस है वो सपोज स्मॉल d है, ठीक है ना, क्या है वो, स्मॉल d। अब यहां से ध्यान से देखना है आपने आगे का अरेंजमेंट। अब मैं जो डायग्राम ड्रॉ करूंगा वेव फ्रंट्स की फॉर्म में। अब हमें पता है स्लिट S से जो वेव फ्रंट निकलेंगे वो किस फॉर्म में होंगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होंगे। तो इस तरह से जैसे ही मैं यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखता हूँ S, तो उससे जब लाइट इस पे पहुंचती है तो S जब इल्यूमिनेट होगी स्लिट, तो इससे जो वेव फ्रंट्स निकलेंगे दे विल बी स्फेरिकल वेव फ्रंट। और उन वेव फ्रंट्स को मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, तो स्फेरिकल कह रहा हूँ सॉरी, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इससे निकलेंगे। अब बच्चों जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इससे निकलेगा स्लिट S से, ठीक है, कि अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं कि ये मेरी स्लिट S है, तो इससे जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेगा वो कुछ ऐसा होगा, मतलब ये स्लिट S, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कुछ ऐसा होगा। लेकिन अगर आप इसको सामने से देखोगे तो आपको ऐसे सर्कल नजर आएगा। जैसे मार्कर है बच्चों, मार्कर सिलेंड्रिकल है शेप में, लेकिन अगर मार्कर को मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ तो आपको सिंपल एक सर्कल नजर आता है ना। तो ऐसे यहाँ पे ये एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, 3D में अगर देखो तो इस तरह से एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेगा। अब आपको पता है एक वेव में दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है आपका क्रस्ट और एक होता है आपका ट्रफ। तो जब ये वेव फ्रंट्स आएंगे तो जो डार्क लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी हमारी क्रस्ट को, और जो आपकी डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी ट्रफ को। तो इस तरह से दोस्तों यहां से वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, ये क्रस्ट, ये हमारा ट्रफ, ऐसे ये क्रस्ट, और आगे ऐसे ही हमारा क्या आ जाएगा, फिर ट्रफ आ जाएगा इस तरह से, ये हमारा ट्रफ। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि S से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स निकले और वो स्लिट S1 और S2 पे साइमल्टेनियसली पहुंच गए, क्योंकि S से S1 और S2 की डिस्टेंस सेम है, एक साथ एक ही वेव फ्रंट S1 और S2 पे पहुंचा है। क्लियर है। जैसा मैंने आपको बताया डार्क वाला जो वेव फ्रंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्रस्ट को, आपको ध्यान रखना है, और डॉटेड वेव फ्रंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, इस वेव के ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे ही ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट यहाँ S1 और S2 स्लिट पे पहुंचेगा तो हमने बच्चों पढ़ा है हाइगन का प्रिंसिपल के ईच पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो मतलब जैसे ये वेव फ्रंट S1 और S2 पे पहुंचेगा, S1 S2 पे अपने खुद के डिस्टरबेंस क्रिएट होंगे, ये अपने खुद के नए वेव फ्रंट बनाएंगी। S1 से अपना वेव फ्रंट निकलेगा, S2 से अपना वेव फ्रंट निकलेगा, और ये दोनों आपस में क्या करेंगे बच्चों, इंटरफेयर करेंगे कुछ इस तरह से कि S1 से अपना वेव फ्रंट निकलेगा, ये देखो S1 से अपना वेव फ्रंट निकल रहा है बच्चों, ये मैंने किसका वेव फ्रंट ड्रॉ किया है, S1 का वेव फ्रंट ड्रॉ किया है। तो S1 से अपना वेव फ्रंट निकल रहा है। सिमिलरली बच्चों S2 से अपना वेव फ्रंट निकलेगा, ये आप देख सकते हो ये दोनों वेव फ्रंट्स आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों, इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से जो ये वेव फ्रंट्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। आप देख सकते हो S1 से जो वेव फ्रंट निकला और S2 से जो वेव फ्रंट निकला, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। और यहाँ आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है, सेंटर में अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्रस्ट पे हमेशा क्या गिरेगा, क्रस्ट, और ट्रफ पे क्या गिरेगा, ट्रफ। तो वहां हमें क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा मिलने वाला है। अगर आप इसको ध्यान से देखो यहाँ पे बच्चों
ये देखो इस पॉइंट पे इस वेव फ्रंट का क्रस्ट गिर रहा है दूसरे वेव फ्रंट के क्रस्ट से। ऐसे ही यहाँ पे भी देखो ट्रफ पे क्या गिर रहा है, ट्रफ। ऐसे ही यहाँ क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ गिर रहा है। तो इस तरह से जहां जहां भी ये चीजें हमें देखने को मिलेगी तो अप्रोक्सीमेटली मतलब सेंटर में हमें क्या मिलेगा दोस्तों, मैक्सिमा मिलेगा, क्योंकि क्रस्ट पे क्रस्ट गिरेगा और ट्रफ पे बच्चों ट्रफ गिरेगा। इसी तरह से इससे ऊपर अगर हम थोड़ा सा जाते हैं तो वहां हमें देखने को मिलता है, देखो यहाँ पे देखो ये क्रस्ट है इसका और ये इसका ट्रफ है, तो क्रस्ट पे ट्रफ गिर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देखो क्रस्ट पे ट्रफ गिर रहा है, क्रस्ट पे ट्रफ, क्रस्ट पे ट्रफ, क्रस्ट पे ट्रफ। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ को हमें क्या मिलेगा बच्चों, एक मिनिमा मिलेगा, मतलब यहाँ कोई लाइट नहीं मिलेगी। इसी तरह से उसके ऊपर फिर से देखो क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ गिर रहा है, तो यहाँ हमें फिर से क्या मिलेगा बच्चों, मैक्सिमा मिलेगा। इसके ऊपर फिर से देखो क्रस्ट पे ट्रफ गिर रहा है, तो यहाँ हमें फिर से क्या मिलेगा, मिनिमा। ऐसी सेम नीचे भी होगा, आपको मैक्सिमा मिलेगा, उसके बाद अल्टरनेट मिनिमा भी मिलेगा। तो आप यहां पे देख सकते हो, देखो जैसे कि यहां पे तो देखो क्या हो रहा था, क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ था। लेकिन अगर आप यहां पे देखते हो क्रस्ट पे ट्रफ गिर रहा है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहां क्या मिलेगा बच्चों, एक मिनिमा मिलेगा। सिमिलरली कहने का मतलब यह है आपको अल्टरनेट, अब यहां देखो क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, क्रस्ट पे क्रस्ट, तो यहां हमें क्या मिलने वाला है, फिर से एक मैक्सिमा मिलने वाला है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि इस इंटरफेरेंस पैटर्न में आपको अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा जो है स्क्रीन पे मिलेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ क्या हुआ है, इंटरफेरेंस हुआ है। हमारे जो स्लिट S1 और S2 थे वो उन्होंने अलग अलग सोर्सेज का काम किया, कोहेरेंट सोर्सेज का, इससे अपने वेव फ्रंट चले और S2 से अपने वेव फ्रंट चले, और जब दोनों के वेव फ्रंट्स आपस में इंटरफेयर किया दोनों के वेव फ्रंट्स ने, तो हमें कहीं पे दिखा कि क्रस्ट पे क्रस्ट गिरा है, ट्रफ पे ट्रफ गिरा है, तो वहां पे दोनों की जो इंटेंसिटी है लाइट रेज की वो ऐड हो गई, मतलब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। और कहीं पे क्रस्ट पे ट्रफ गिर रहा है तो वहां पे हो क्या रहा है, बेसिकली वहां पे हमें मिनिमम मिल रहा है, क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड या दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स हम कह सकते हैं एक दूसरे में से माइनस हो रही है। तो यहां से इंटरफेरेंस दो तरह की हो जाती है बच्चों, एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होती है हमारी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है बेटा, जब हमें मैक्सिमा मिलता है, मतलब जब क्रस्ट पे क्या गिरती है, क्रस्ट गिरती है और ट्रफ पे क्या गिरती है, ट्रफ गिरती है, तो हमें मिलता है मैक्सिमा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। और इसी तरह से एक होता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में उल्टा होता है बेटा, क्रस्ट पे क्या गिरती है, ट्रफ, और ट्रफ पे क्या गिरती है, दूसरी वेव की क्रस्ट, तो मतलब आउट ऑफ फेस होते हैं, इसलिए हमें क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। तो इंटरफेरेंस आई होप सबको समझ में आ गया कि इंटरफेरेंस बच्चों क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाना जब दो लाइट वेव से एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करती हैं। जैसे आपने यहां देखा, ये सोर्स ऑफ लाइट था जिससे हमने स्लिट को इल्यूमिनेट किया, तो इससे अपने सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकले, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आगे S1 और S2 पे पहुंचे, तो अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल इनसे अपने वेव फ्रंट से निकले, और इन वेव फ्रंट से आपस में जब इंटरफेयर किया तो जहां मैक्सिमा पे मैक्सिमा गिरा वहां हमें मिला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब मैक्सिमा मिला, और जहां पे क्रस्ट पे क्रस्ट गिरा वहां हमें मिला मैक्सिमा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पे क्रस्ट पे ट्रफ गिरा वहां हमें मिला मिनिमा, मतलब के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरह से हमें स्क्रीन पे एक पैटर्न देखने को मिला जिसमें अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हमें देखने को मिली है। एक अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड हमें देखने को मिले जिसे बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये था आज का वीडियो, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो होगा कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम कंडीशंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।